लान सुनने साड़ा सेहत संबंधी कार्यक्रम आरोग्य। आए दिन हम सुनते रहते हैं कहीं कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं कोई अगर किसी कारणवश गिर गया है या फिर कोई और दुर्घटना हुई है तो सबसे पहले जो प्रभावित होती हैं वो होती हैं हमारी हड्डियां। अगर हड्डियां कमज़ोर होंगी तो बड़ी जल्दी टूट जाएंगी। लेकिन अगर जैसे हमने एक्सीडेंट की बात की है, वहाँ पे चाहे आपकी हड्डियां कमज़ोर हों या ठीक हों तो दुर्घटना के कारण कई बार हड्डियों में चोट आ जाती है। बड़ा मुश्किल होता है कि मरीज़ बेचारा लेटा हुआ है, अगर टांगों की हड्डी टूटी है वो उठ नहीं सकता है, अगर बाजू की भी टूटी है वो अपनी बाजू नहीं हिला सकता है। शरीर के किसी भी हिस्से की हड्डी क्यों ना टूटी हो, कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है इस इंसान को संभालना। आज हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे कि अगर हड्डी टूट जाती है तो कैसे उसको देखना चाहिए, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, कैसे उसकी फर्स्ट एड होनी चाहिए। और हम आपको ये भी बता दें, इन दिनों जैसे कि 4 अगस्त को हर साल ये जो बोन एंड जॉइंट जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है और ये हफ्ता जो है, सप्ताह जो है वो मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में बात करते हुए आज हमारे स्टूडियो में हैं प्रोफेसर आर्थोपेडिक्स जीएमसी जम्मू डॉक्टर अब्दुल गनी। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। तो आप हमें ये बताइए कि ये जो हड्डी टूट जाती है, चाहे वो एक्सीडेंट से हो, चाहे वो गिरने से हो, वो कोई भी कारण क्यों ना रहा हो जी, तो ये क्या मतलब कैसे संभालना चाहिए इंसान को? बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया और इसकी इंफॉर्मेशन, इसके बारे में नॉलेज, इसके बारे में मालूमात आम पब्लिक को बड़ा ज़रूरी है। एक डॉक्टर के पास जब मरीज़ पहुंचता है या हॉस्पिटल में पहुंचता है तो काफ़ी देर के बाद पहुंचता है। जब भी कोई पेशेंट गिरता है तो इंजरी कैसे होती है, या तो गिर के होती है या वो एक्सीडेंट होता है या खुदा न खास्ता कोई बड़ा मेजर डिज़ास्टर होता है, अर्थक्वेक, फ्लड आ गया है, ब्लास्ट हो गया या कोई फायरिंग का विक्टिम हो गया। तो ये जनरल कारण है हड्डी टूटने की। और हम यहाँ खाली हड्डी टूटने की बात नहीं कर रहे। जब हड्डी टूटती है, फॉर एग्जांपल जब मेजर इंजरी होती है, चाहे वो फॉल हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो ब्लास्ट हो, तो मरीज़ को खाली हड्डी नहीं टूटती, मरीज़ को सर में भी चोट लग सकती है, मरीज़ के पेट में भी चोट लगती है, मरीज़ की छाती में भी लगती है, गले में भी लगती है। तो उस वक़्त बड़ा रोल आ जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एट द साइट ऑफ इंजरी। जहाँ किसी को चोट लगे वहाँ कैसे उसके साथ बिहेव, इन द सेंस दैट इमीडिएटली उसको किस तरीके से लिफ्ट कर रहे हैं, इमीडिएटली लाइफ बचाने के क्या एफर्ट लग रही हैं। चाहे वो एक आम लेमैन हो जिसको कोई नॉलेज ना हो, उसको भी एक बेसिक मिनिमम नॉलेज चाहिए आज की तारीख में, ताकि उसको कहते हैं गोल्डन आवर, मीन्स कि वो मिनट की बात होती है। अगर प्रॉपरली एक्ट किया जाए तो चांसेस होते हैं कि मरीज़ की लाइफ बच जाती है। यहाँ हमारा मेनली मैं बताना चाहूँगा कि मेन टारगेट हमारा ये भी नहीं है कि मेनली हड्डी ट्रीट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि हमने लाइफ बचानी है। लाइफ होगी तो हड्डी होगी, अगर खुदा न खास्ता लाइफ नहीं है तो हड्डी अगर सीधी भी कर लो या कुछ, उसका मायने कुछ नहीं बनता। तो इसी सिलसिले में मैं इस कंटेस्ट में ख़ासकर इस बार जो आपने बोन एंड जॉइंट डे के बारे में मेंशन किया, वीक के बारे में मेंशन किया, इस बार की थीम है सेव वन सेव लाइफ। कहने का मतलब कि हमने सारी सोसाइटी ने एक्ट करके मेन टारगेट है हमने कि इमीडिएट ट्रॉमा के बाद, इमीडिएट इंजरी के बाद लाइफ बचानी है। और वो कैसे बचानी है वो मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। होता क्या है कि जब चोट लगती है तो जैसे मैंने पहले बताया, मरीज़ को मल्टीपल चोट, जगह जगह पे चोट लग सकती है, हेड इंजरी होती है। खासकर हड्डी की बात हम करें तो गर्दन की चोट, गर्दन की हड्डी या रीढ़ की हड्डी की चोट बहुत डेंजरस होती है। गर्दन की हड्डी की चोट तो जानलेवा भी साबित हो जाती है उसी वक्त या बाद में भी, और खुदा न खास्ता प्रॉपर हैंडल ना किया हो, और अगर पहले से डैमेज भी हो सकता है जब चोट लगे स्पाइनल कार्ड, और एक बार स्पाइनल कार्ड में डैमेज हो जाए तो काफ़ी चांसेस होते हैं ना रिकवरी के, रादर देन रिकवरी के। और ये भी देखा गया है, फॉर एग्जांपल चोट इनिशियली लगी है सर्वाइकल स्पाइन में या स्पाइनल कार्ड वर्टिब्रल कॉलम में, तो हो सकता है उसको स्पाइनल कार्ड बची हो, लेकिन अगर केयरफुली उसको हैंडल ना किया जाए, शिफ्ट ना किया जाए, उठाने में कोई कोताही बरती जाए, तो कहीं जहाँ स्पाइनल कार्ड की इंजरी नहीं थी, खाली हड्डी की चोट थी, वो कार्ड की चोट में कन्वर्ट हो जाता है। और बदकिस्मती से वो मरीज़ हमेशा के लिए जो है पैराप्लेजिक या जिसको हम क्वाड्रिप्लेजिक कहते हैं, वो हाथ भी चलने बंद हो जाते हैं, पाँव चलने बंद हो जाते हैं,
लॉन्ग टर्म में अगर वो सर्वाइव भी करे, बेड सोर हो जाते हैं, पेशाब का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और एक पेशेंट एक वेजिटेटिव स्टेज में पहुंच जाता है। तो आप खुद इमेजिन करो कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिजरेबल, वो फैमिली के लिए भी एक मिजरेबल सिचुएशन हो जाती है। फैमिली कभी कभी उस सिचुएशन में दुआ करती है कि इससे ज़्यादा मौत बेटर थी, बिकॉज ना वो उसको संभाल सकते हैं और अनफॉर्चुनेटली कितनी उसकी लाइफ है कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो इस कंटेक्स्ट में ये बताना ज़रूरी चाहूँगा, दो तरीके। एक तो हमने पेशेंट की उस वक्त एफर्ट करके जान बचानी है, दूसरा ये है कि हमने सेकेंडरी डैमेज वो प्रिवेंट करना है। सो जब मैं कह रहा हूँ जान बचाने की, तो सबसे ज़रूरी है एयरवे। एक आम बंदे के लिए, एक कॉमन पर्सन के लिए और अदरवाइज भी प्रोटोकॉल है, ये है कि ABCDE, ये जस्ट अल्फ़ाबेट नहीं है। ए मीन्स एयरवे, एयरवे मीन्स अब देखा जाए तो गला, मुंह या सांस लेने वाली जो पाइप होती है इसको हम एयरवे कहते हैं, जो कनेक्ट करती है लंग्स के, फेफड़ों के साथ। और उसमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आए, उसमें कोई प्रॉब्लम आए, कोई फेस में चोट आए, खुदा न खास्ता कोई फॉरेन बॉडी, कोई भी मटेरियल जो है वो गले में चला गया, मुंह में चला गया और मुंह बंद हो गया, नाक बंद हो गया, तो इमीडिएटली बंदे की सांस बंद हो जाती है और वो इमीडिएटली पेशेंट को, बंदे को, इंसान को वो किल कर सकती है। तो इसलिए हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टारगेट होता है कि एयरवे मेंटेन रखें, क्योंकि एयरवे सबसे पहले इंसान को मारता है अगर एयरवे की प्रॉब्लम हो। उसके बाद B आता है। B इज़ अ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मीन्स लंग। लंग्स में अगर कोई डैमेज, बड़ा मेजर डैमेज है या कुछ तरह, तो इमीडिएटली अगर ज़्यादा, फॉर एग्जांपल कभी कभी एयर जो लंग्स की वो लीक हो जाती है और लंग में प्रेशर जो बढ़ जाता है और लंग जो एक्चुअली फेफड़े हों वो सिकुड़ जाते हैं इमीडिएटली और सांस लेने में मरीज़ को प्रॉब्लम होती है। ब्लड में जो ऑक्सीजन नॉर्मल जाती है लंग्स के थ्रू, इमीडिएटली ऑक्सीजन स्टॉप होती है, ब्रेन में और बाकी एरियाज़ में ऑक्सीजन ख़त्म होती है और मरीज़ की डेथ चलती होती है। फिर आ गया C। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि किसी बैकग्राउंड जब तक हम ये नहीं जानेंगे तो हम पहले किसको इंपॉर्टेंस देनी है और कैसे देनी है वो भी आपसे आस्ता आस्ता मैं बताऊंगा। C सर्कुलेशन मीन्स ब्लड प्रेशर या पल्स। ये कहने का मतलब कि हार्ट के रिलेटेड इशू या कुछ इस तरह, फॉर एग्जांपल किसी को, पेशेंट को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई तो इमीडिएटली उसका ब्लड प्रेशर डाउन, नीचे आ जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल जो दिमाग में जा रहा है, जो बाकी जगह जा रहा है, वो कम हो जाएगा, तो पेशेंट की डेथ होती है। उसके बाद D आता है, डिसेबिलिटी या हेड इंजरी उसके साथ एसोसिएटेड होता है। हेड इंजरी नाम नहीं देखा जाए तो एक कॉमन सेंस से ये होता है कि हेड इंजरी सबसे सीरियस है, बट एक्चुअली हेड इंजरी उतनी सीरियस नहीं है जितनी बाकी चीज़ें सीरियस है। इसी सीक्वेंस में हमने, और साइमल्टेनियसली जैसे A है ऐसा ही हमारा C स्पाइन। C स्पाइन कहते हैं हम अपने टेक्निकल टर्म में, मतलब सर्वाइकल स्पाइन, मतलब अगर सिंपल सा कहें तो गर्दन की चोट। तो गर्दन की चोट भी उतनी ही ज़रूरी टैकल करनी है जितनी एयरवे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्रॉपरली पेशेंट को हैंडल ना करें गर्दन का या एयरवे का, तो पेशेंट की डेथ होती है। अब ये तो मैंने बैकग्राउंड बता दी। इसमें D जो हमारा बोन्स आता है, वो D डिसेबिलिटी में वो चौथे नंबर पे आते हैं जी। तो बोन्स का ये होता है कि बोन्स का इमीडिएटली, रीज़न उसका है कि इमीडिएटली किसी भी हड्डी टूटने से इंसान की मौत नहीं हो सकती, वो टाइम देता है। अगर होती भी है कभी, रेयरली उससे भी होती है, पर टाइम मिल जाता है। और E होता है एक्सपोजर और इन्वायरमेंट, मतलब उसका, अगर मैं यहाँ से E से शुरू करूँ तो बेसिकली ये होता है एक्सपोजर इन्वायरमेंट का मतलब कि पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पता चला कि एक्सपोज है बाहर एक्सीडेंट के बाद या फॉल के बाद, या तो टेम्परेचर बड़ा कम है, सर्दी है, उसको कवर नहीं किया हुआ, तो हाइपोथर्मिया से डेथ हो सकती है, या फॉर दैट मैटर गर्मी ज़्यादा तो हाइपरथर्मिया से डेथ हो सकती है। तो उसको हमने प्रोटेक्ट करना है। ये आगे बात E की, हम थोड़ा सा उल्टा चलेंगे सीक्वेंस में ताकि आम बंदे को ईजिली समझ आए। अब आगे बात D की। रही बात हेड इंजरी की, तो इमीडिएटली एज ए लेमैन बड़ा ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ना ही बड़ा ज़्यादा कुछ करता है। आराम से पेशेंट इतना टाइम दे देगा, जब तक हॉस्पिटल पहुंचेगा, CT स्कैन वगैरह होगा, इंटरनल ब्लीड का असेसमेंट होगा, तो वो न्यूरोसर्जन वगैरह जो भी है वो मैनेज कर सकता है जी। D आल्सो स्टैंड्स फॉर डिसेबिलिटी, मतलब हड्डियों की प्रॉब्लम। हड्डी की प्रॉब्लम का मेन ट्रीटमेंट जो आम बंदा, एक कॉमन बंदा, एक रोड साइड भी कर सकता है, वो सिंपल है। अगर किसी भी बाजू में या टांग में ब्लीडिंग हो रही है बड़ी ज़्यादा, तो कोई भी चीज़ ऊपर रख के तो प्रेशर दे दे, चाहे वो रुमाल है, चाहे कपड़ा है कोई या कुछ उस तरह, उसको ऊपर से बांध दें। अगर बैंडेज अवेलेबल है तो वो, बट उसको एक बैंड की तरह बड़ा ज़्यादा टाइट नहीं बांधें, ताकि सर्कुलेशन ना रुक जाए। मेन इशू है कि आप ब्लीडिंग ख़त्म करके तो टांग का जो सर्कुलेशन है, जो टांग या बाजू को डैमेज ना कर दो,
तो इतना कंस्ट्रक्शन नहीं करना कि रस्सी की तरह बांधना, बट उसको थोड़ा सा एनलार्ज करके कपड़े को या कुछ तरह दुपट्टे से या कोई भी चीज़ हैंडी हो तो ब्लीडिंग खत्म बंद कर दो ताकि फर्दर ब्लीडिंग ना हो। दूसरी चीज़ है कि अगर डिफॉर्मिटी फॉर एग्जांपल बड़ी टेढ़ी मेढ़ी टांग कभी कभी बड़ी हॉरिबल शेप में पड़ी होती हैं, तो उसको थोड़ा सा अपनी जगह अलाइन करके वहीं आपको जैसे लगे सीधी करके तो स्प्लिंट कर दो। स्प्लिंट का मतलब कि सपोर्ट, और सपोर्ट आप किसी भी चीज़ से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ नहीं है आपके पास, कोई स्टिक है, लाठी है, छाता है, कोई कार्डबोर्ड है, कोई भी लकड़ी है, तो जो भी आपको जो भी मिल है जाता है। उसको सपोर्ट करके दूसरी टांग है साथ में उसके साथ सपोर्ट कर दो, ऊपर से दुपट्टा शीट वगैरह चादर बैंडेज वगैरह लपेट दो ताकि फर्दर डैमेज ना हो। आइडिया हमें दो है इसका फ़ायदा। एक, हम सेकेंडरी डैमेज अवॉइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हड्डी अगर अपनी जगह से हटी हुई है, डिफॉर्मिटी है, एबनॉर्मल पोजीशन में है, तो वो ब्लड वेसल और नर्व के अगेंस्ट प्रेशर क्रिएट करती है, और जितनी देर प्रेशर ज़्यादा रहता है इतनी सर्कुलेशन उसकी कम होती है। जो सर्कुलेशन है कम होगी और टांग या बाजू बचने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो इसलिए हमने उसको रिस्टोर करना है। दूसरा, पेशेंट को एक्सट्रीम पेन होती है, तो जैसे ही आप अलाइनमेंट करोगे, जैसे सपोर्ट करोगे, तो पेन काफ़ी कम हो जाएगी, और उसका पेन का जो है जनरल सिस्टम पे भी असर आता है। फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर पे, सर्कुलेशन पे, ऑक्सीजन लेवल पे, तो वो सारी चीज़ें पॉजिटिव आती हैं। अब रही बात सी की, विच मीन सर्कुलेशन। डायरेक्टली हार्ट को खुदा न खास्ता कोई चोट है, एक आम बंदा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपने सबसे ज़रूरी है कि ब्लीडिंग स्टॉप करनी। जैसे मैंने पहले भी कहा, ब्लीडिंग के तरीके क्या हैं, प्रेशर दे के वहीं ऊपर अच्छी तरह बैंडेज वगैरह या कोई कपड़ा है, रुमाल है, वो रखो, ऊपर से दुपट्टा या कोई भी चीज़ लेके बांध दो ताकि ब्लीडिंग फर्दर ना हो। फर्दर ब्लीडिंग होगी, ब्लड प्रेशर कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगी तो ऑक्सीजन लेवल कम होगा और पेशेंट की डेथ होगी। सो इसलिए जितना जल्दी से जल्दी वो हो सके उसको स्टॉप करें ताकि पेशेंट को ट्रांसपोर्ट हो सके और सेफली। अगर वहाँ पे कोई पैरामेडिकल या कोई भी मेडिकल या केमिस्ट शॉप हो, कुछ भी हो, तो इमीडिएटली अगर ज़ख्म है कोई, तो सलाइन या नाम जिसको हम फ्लूइड कहते हैं, या इवन कभी कभी अगर डर्टी वूंड है फॉर एग्जांपल, तो वॉश कर सकते हो, इवन टैप वाटर से भी वॉश कर सकते हो, अच्छी तरह धो लो उसको। अगर खुदा करे कोई और चोट नहीं लगी, बट वहीं है कभी कभी चोट ऐसी लगती है कि जख्म में सारी मिट्टी चली जाती है, रेत चली जाती है, वो ज़्यादा नुकसान करती है, टेटनस कर सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है। तो इमीडिएटली उसका धोना, अगर और कुछ ना मिले तो पानी से धो दो उसको, अच्छी खासे पानी डाल के तो धो दो और साफ़ करो। बैंडेज वगैरह लेके, अगर केमिस्ट आसपास है या कोई भी उस तरह मिले तो बैंडेज डालो, तो उसको बांध दो ताकि फर्दर ब्लीडिंग अवॉइड हो जाए, इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो गए। साइमल्टेनियसली अगर सर्कुलेशन जैसे ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, अगर आसपास कोई फैसिलिटी है तो पेशेंट को ड्रिप इमीडिएटली लगाना है ताकि जितना ब्लीडिंग बाहर गई है कम से कम कुछ फ्लूइड पानी अंदर जाए और थोड़ा सा वॉल्यूम जो ब्लड का वो रिस्टोर हो और फर्दर डैमेज अवॉइड हो। अब रही बात आगे चल के बी की, हम अगर रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे हैं, बी विच इज़ ब्रीदिंग। लंग्स में, लंग्स का क्या, 2-3 चोट हैं, खासकर अगर ओपन वुंड है कोई चेस्ट में, तो उसको भी इमीडिएटली सील करना है। अगर वो सील नहीं करते तो बाहर की एयर भी अंदर जाती है और फर्दर जो लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं, और लंग्स कोलैप्स हो गए तो आपका सारा जो सिस्टम बैठ जाता है, ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है। तो उसका बेस्ट लाइफ सेविंग ये है कि इमीडिएटली उसको किसी चीज़ से प्रेशर भी डालो और साथ में सील कर दो ताकि उसका जो अंदर की हवा है वो लीक ना हो और बाहर की हवा जो अंदर ना जा पाए, मेनली अंदर की हवा जो है लीक ना हो, और एक प्रेशर मैकेनिज्म क्रिएट करता है। अदरवाइज ऐसे होता है जैसे ट्यूब टायर जैसे फटता है या पंक्चर होता है तो ग्रेजुअली हवा निकलती है, तो आप वैसे देखते हो वैसे लंग में हवा निकल के तो एकदम कोलैप्स कर जाएगा पेशेंट। और ये एक आम बंदा आराम से कर सकता है प्रोवाइडेड उसको पता है कि चेस्ट के नज़दीक खुदा न खास्ता किसी को गोली लगी है या कोई इस तरह की शार्प इंजरी है, ये होती हैं कॉमन, इतनी अनकॉमन नहीं है, या किसी का एक्सीडेंट हुआ कभी या कोई डायरेक्टली कोई शार्प इंजरी लगी है, तो इसका ये मैकेनिज्म। नाउ कम टू ए विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट ए के साथ सी स्पाइन है। सी स्पाइन जो मैं कहता हूँ सर्वाइकल स्पाइन, जिसको हम आम गर्दन कहते हैं, ये गर्दन की हड्डी, नेक बोल लो, नेक की हड्डी, वो उसमें हमारा साइमल्टेनियसली दोनों सेक्शन पहले बेसिकली प्रायोरिटी हमने ए को देनी है, फिर बी को देनी है, फिर सी को और फिर डी को, बट मैं सीक्वेंस उल्टा आ रहा हूँ ताकि हमें समझने में आसान हो जाए, एक आम बंदे के लिए समझने में आसान हो। सो सर्वाइकल स्पाइन सबसे पहले कंट्रोल करनी है। बेसिकली क्या करना है कि गर्दन ज़्यादा हिलनी नहीं चाहिए, जिस पोजीशन में पेशेंट पड़ा हुआ है उसी पोजीशन में रख के उसको गर्दन को संभालो। गर्दन ज़्यादा ये अलग नहीं होना चाहिए कि सर अलग जा रहा है और बॉडी अलग जा रही है। एक बंदे को वहीं अपने घुटनों के बल बैठ के
दोनों हाथ से कान के साथ, दोनों कान के साथ हाथ रख के तो सिर को जो होल्ड करना चाहिए ताकि सिर जो है शिफ्ट ना हो इधर उधर। दूसरे 2 बंदे लगेंगे अगर उसको शिफ्ट करना है, एम्बुलेंस पे लगाना चलाना है, ट्रॉली पे लगाना चलाना है, किसी भी तरीके से रखना है, 2 बंदे उसको एज ए लाग, जैसे लकड़ी की पूरे लाग उठाते हैं वैसे उठा के उसको रखें, ट्विस्टिंग मूवमेंट ना करें। अगर ज़रा से भी रोटेशन हुई, ट्विस्टिंग मूवमेंट हुई, खुदा न अगर वहाँ पे एक इंजरी है, गर्दन की हड्डी टूटी हुई है, बट अभी खुशकिस्मती ये है कि अभी स्पाइनल कॉर्ड पे असर नहीं हुआ था, सिर्फ गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी जो बाद में आराम से ठीक हो सकती है, ऑपरेशन हो सकती है। उसके मरीज़ के बाजू चल रहे हैं, उसके मरीज़ की टांगें चल रही हैं, बट अगर उठाया कैसे, एक ने सर पकड़ा दूसरे ने सर अक्सर होता ऐसे ही है होता, और इसीलिए भगदड़ में पता नहीं चलता है किसको। वही शुरू में मैंने कहा था कि किसी को कैसे चोट आई है। हालांकि सुनने में बड़ी बातें आसान लग रही हैं और इंसान कर भी सकता है, कोई बड़े ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उस वक्त आपको अपने होश में रहना होगा। ये नहीं जल्दी में कहीं आप पेशेंट को फायदा दे देते तो उसको नुकसान दे दें। ये बातें आपने बड़ी अच्छी कही हैं कि थोड़ी सी पेशेंस रखने, थोड़ा सा संयम रखने से आप पहले उस आदमी को देखो जिसको चोट आई है, उसके बाद आप उसको ट्रांसपोर्ट करो। जी, इसीलिए ये बोन एंड जॉइंट या अवेयरनेस कॉमन पब्लिक को देनी बड़ी ज़रूरी है, बिकॉज लोगों का, आम पब्लिक का कोई कसूर नहीं, बिकॉज उनको ये नॉलेज नहीं होती, ना ही स्कूल में ना कॉलेज में रेगुलरली पढ़ाया होता है। एक समय था डॉक्टर साहब जब रेड क्रॉस वाले कभी कभार कोशिश करते थे कि हाँ भाई बताया जाए लोगों को कि कैसे फॉल्स ब्रीदिंग देनी है, अगर किसी को इसीलिए इन चीज़ों की सेंसिटिविटी दोबारा बार बार करने की ज़रूरत है सोसाइटी को एट लार्ज, ताकि जितना भी लोगों को तक आउटरीच हो सके आपके माध्यम के थ्रू, तो इतना ही बेटर होगा। सो नेटशल ये है कि जब एयरवे, खासकर एयरवे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, एक तो कभी कभी होता है जैसे हेड इंजरी होती है या फॉर एग्जांपल फेस पे ट्रामा हो जाता है, चोट लगती है, तो नॉर्मली ये होता है कि एयरवे जो बंद होने के चांसेस होते हैं, टंग जो होती है फॉल बैक कर जाती है, तो वो उससे हमारा जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, बंद हो जाता है, और फर्दर जो ऑक्सीजन जानी चाहिए वो बंद हो जाए। इमीडिएटली कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके, ये नहीं अपने आप को, बिकॉज पेशेंट होश में नहीं होता, हेड इंजरी होती है, इरिटेटेड होता है, किसी तरीके से कोई प्रोटेक्ट करके अपने आप को कपड़ा रख के अंदर जो अगर क्लॉट्स वगैरह बने हुए हैं, कोई फॉरेन बॉडी बनी गई हुई है, उसको मुंह में से निकाला जाए, और थोड़ा सा जा जो है चिन जिसको कहते हैं थोड़ा सा आगे ले आए ताकि टंग वापस आए और एयरवे जो है वो वापस फंक्शन करना पड़े। कोशिश यही रहनी चाहिए डॉक्टर साहब कि जल्दी से जल्दी जी ऐसे लोगों को उस जगह पे पहुंचाया जाए जहां पे थोड़ी उनकी मदद की जाए, बेशक बेशक, चाहे वो डिस्पेंसरी हो, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, उसके बाद आप उसको बड़े अस्पताल में ला सकते हैं। बेशक, और ये बातें आपको सुननी भी हैं, इन पर अमल भी करना है, संयम भी रखना है, ताकि आप बेशकीमती जाने बचा सकें। डॉक्टर साहब जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। श्रोताओ, सेहत संबंधी कार्यक्रम आरोग्य च तो सुना करते हैं। डॉक्टर अब्दुल घनी कने की गई गलबात हड्डियां और जोड़ों की चोट और इलाज।